इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं और एक तरफ है आपका परिवार या आपका करियर और दूसरी तरफ है आपकी ड्यूटी, आपकी ईमानदारी। व्हाट विल यू डू? ये कोई मूवी सीन नहीं है दोस्त, ये रियल लाइफ धर्म संकट है जो सिविल सर्वेंट्स फेस करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ माइंड बेंडिंग केस स्टडीज को अनपैक करेंगे। हाँ, तो सोचो मत, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और चलो शुरू करते हैं। एग्जैक्टली आज के इस डिस्कशन का लर्निंग मैप बहुत क्लियर है। हम 4 डिटेल केस स्टडीज एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, पहला एक पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के बारे में जिसे अपने बेटे और मिनिस्टर के बीच फंसा दिया गया है। ओके। दूसरा एक ऑनेस्ट ऑफिसर जिस पर झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है। उफ, ये तो काफी सीरियस है। बहुत। तीसरी केस स्टडी एक इंस्टीट्यूट हेड की है जिस पर एक पावरफुल रिलेटिव को सिलेक्ट करने का प्रेशर है। और चौथी एक रेस्क्यू ऑपरेशन हेड जो गुस्साई हुई भीड़ का सामना कर रहा है। तो गेट रेडी, क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है ऑफ एथिक्स, प्रेशर एंड डिसीजन मेकिंग। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स अनपैक आवर फर्स्ट केस। क्वेश्चन कहता है, सुभाष इज सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी इन द स्टेट गवर्नमेंट। ही इज अ सीनियर ऑफिसर नोन फॉर हिज कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी एंड डेडिकेशन। उनके मिनिस्टर उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। एक बड़ा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आने वाला है। सुभाष का बेटा विकास रियल एस्टेट बिजनेस में है और उसे प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है ताकि वो सस्ते में जमीन खरीद सके। राइट। ऊपर से मिनिस्टर भी सुभाष पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उनके भतीजे की कंपनी का प्रोजेक्ट में ख्याल रखें। अब सुभाष एक फिक्स में है। क्वेश्चन है, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द केस। बी, critically examine the options available to Subhash, or C, which of the above would be most appropriate and why? The broad micro theme here is ethics, conflict of interest, and abuse of public office. चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। Heading: Stakeholders and ethical issues. देखो, ये केस क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, जहां प्रोफेशनल ड्यूटी, फैमिली लॉयल्टी और पॉलिटिकल प्रेशर तीनों आपस में टकरा रहे हैं। समझे? बिल्कुल। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर सोचें तो जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर सेट करने वाले टीचर का बच्चा भी वही एग्जाम दे रहा हो, अगर वो टीचर थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो ये एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। परफेक्ट एनालॉजी। सेम सिचुएशन यहाँ सुभाष फेस कर रहा है। कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। सही। हमें पहले सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया जाता है, स्टेक होल्डर्स हैं सुभाष पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, उनका बेटा विकास पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर का भतीजा, राइट। स्टेट गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक और बाकी रियल एस्टेट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हर किसी का इस प्रोजेक्ट में एक अलग इंटरेस्ट है। अब आते हैं बॉडी पर, यानी कोर एनालिसिस। पार्ट ए है एथिकल इश्यूज। यहाँ क्या क्या इश्यूज हैं? बहुत सारे। पहला और सबसे क्लियर है मिस यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन। इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक ट्रस्ट में उनके पास है, वो उसे अपने बेटे के फायदे के लिए यूज करने का सोच रहे हैं। मतलब एक तरह से ये रियल एस्टेट में इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा हो गया। एग्जैक्टली। दूसरा इशू है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेशनल ड्यूटी एंड फैमिली लॉयल्टी। उनकी ड्यूटी है पब्लिक के लिए पर लॉयल्टी फैमिली की तरफ खींच रही है। फिर है पॉलिटिकल प्रेशर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और मिनिस्टर की तरफ से ये क्लियर केस है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म का। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मिलकर वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स बन जाती हैं। तो अब आते हैं पार्ट बी पर। अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं सुभाष के पास? लेट्स एग्जामिन देम। ऑप्शन 1, शेयर डिटेल्स विद सन एंड फेवर मिनिस्टर्स नेफ्यू। इसके प्रोज अगर कहना चाहें तो ये है कि फैमिली हैप्पी रहेगी और मिनिस्टर का सपोर्ट बना रहेगा। करियर शॉर्ट टर्म में सेफ रहेगा। लेकिन इसके कॉन्स? इधर आर्टिकल 14 यानी क्वालिटी का वायलेशन है, ये करप्शन है और अगर ये बात बाहर आई तो उनकी रेपुटेशन हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लीगल एक्शन अलग। ओके, सो ऑप्शन 1 इज अ नो गो। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2, रिफ्यूज बोथ डिमांड्स एंड मेंटेन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। इसके प्रोज है कि आप अपनी इंटेग्रिटी, पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करते हो, आप रात को आराम से सो पाओगे। सही बात है, लेकिन इसके कॉन्स भी तो होंगे। बिल्कुल। कॉन्स ये है कि फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, बेटा नाराज हो सकता है और मिनिस्टर वो आपका ट्रांसफर करवा सकते हैं या करियर में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन भी है, ऑप्शन 3, सीक ट्रांसफर और रिक्यूज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। हाँ, इसके प्रोज है कि आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बच जाओगे, आपको वो डिफिकल्ट ना नहीं कहना पड़ेगा। पर कॉन्स? कॉन ये है कि ये एस्केपिज्म लगता है। इट शोज यू कांट हैंडल प्रेशर। एक सीनियर ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रेशर हैंडल करें, उससे भागे नहीं। आपके जाने से सिस्टम ठीक नहीं होगा। सही। तो बातें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, पार्ट सी, द बेस्ट पाथ। कौन सा ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट है और क्यों? क्लियरली ऑप्शन 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सुभाष को साफ साफ लेकिन रिस्पेक्टफुली मना कर देना चाहिए। उन्हें मिनिस्टर के साथ सारी कॉन्वर्सेशंस अगर पॉसिबल हो तो डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। राइट, ताकि रिकॉर्ड रहे। यस, और एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस इंश्योर करना चाहिए। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़े तो उन्हें चीफ सेक्रेटरी से गाइडेंस लेनी चाहिए। इससे वो अकेले नहीं रहेंगे इस फाइट में। कंक्लूजन में हम इसको कैसे सम अप कर सकते हैं? कंक्लूजन में हमें ई श्रीधरन का एग्जाम्पल देना चाहिए। उन्होंने प्रेशर के बावजूद ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की। यहाँ धर्म यानी राइचियस ड्यूटी पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर है। पब्लिक सर्विस का फाउंडेशन ही एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी है। बिल्कुल। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल, इस केस स्टडी का आंसर लिखते वक्त पहला स्टेप क्या होना चाहिए फॉर मैक्सिमम मार्क्स? क्विक आंसर, सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करो। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि तुमने प्रॉब्लम को हर एंगल से समझा है। इट क्रिएट्स अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। गुड पॉइंट। दूसरा सवाल,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल मतलब क्या है दोस्त? क्विक आंसर, जब आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी और आपके पर्सनल इंटरेस्ट आपस में टकराएं। जैसे सुभाष की ड्यूटी पब्लिक के लिए है, बट उसका पर्सनल इंटरेस्ट बेटे की फाइनेंशियल ग्रोथ में है। बस इतना ही। परफेक्ट। तीसरा सवाल, ऑप्शन 1 यानी सोन की हेल्प करना शॉर्ट टर्म में फायदेमंद लग सकता है। व्हाई इज इट अ टेरिबल लॉन्ग टर्म चॉइस? क्विक आंसर, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल रेप्यूटेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर लीगल ट्रबल में भी फंस सकते हो। एक गलत डिसीजन और पूरा करियर खत्म। राइट। चौथा सवाल, ऑप्शन 3 यानी ट्रांसफर ले लेना एक सेफ ऑप्शन क्यों नहीं है? क्विक आंसर, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी से भागना है। इट सॉल्व्स नथिंग और सिस्टम में करप्शन बना रहता है। इट्स एस्केपिज्म, नॉट अ सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम को आगे ढकेल रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे। सही बात है। लास्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी के लिए, ई श्रीधरन का एग्जांपल यहाँ कोट करना इतना पावरफुल क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो प्रूव करता है कि इंटेग्रिटी के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है। ये आपके आंसर को प्रैक्टिकल और क्रेडिबल बनाता है, थ्योरी से निकालकर रियलिटी में ले आता है। Awesome. Now pause and practice saying, upholding administrative integrity is more important than personal gains. Rehearse this. बिल्कुल, इसको फील करना जरूरी है। चलो अब इसका एक मिनी रिकैप करते हैं। In short, this case shows that a civil servant's primary duty is to the public and the constitution, not to family or political bosses. चलो एक सिचुएशन से बाहर निकलें। अब इमेजिन करो आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो बट आप पर ही एक गलत इल्जाम लग जाता है। Let's dive into our second case study. ये और भी ट्रिकी है। ये केस स्टडी 2014 से। सुनो, यू आर अ नॉन-नॉनसेंस ऑनेस्ट ऑफिसर। आपको एक इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट का हेड बनाकर भेजा गया है। वहां कुछ एम्प्लॉइज काम नहीं करते और दूसरों को भी डिसरप्ट करते हैं। क्लासिक सिचुएशन। आप उन्हें वार्न करते हो बट कोई असर नहीं होता। आप रिंग लीडर्स को शो कॉज नोटिस देते हो। बदले में वो एक फीमेल एम्प्लॉय को उकसाते हैं कि वो आपके खिलाफ वुमेन्स कमीशन में सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन फाइल कर दे। वाओ। मीडिया में भी ये बात आ जाती है। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। ए, कमीशन को एक्सप्लेनेशन दो और डिसिप्लिनरी एक्शन पर सॉफ्ट हो जाओ। बी, कमीशन को इग्नोर करो और एक्शन लो। सी, अपने हायर अप्स को बताओ और उनके डायरेक्शंस फॉलो करो। और डी, कोई और पॉसिबल ऑप्शन सजेस्ट करो, सबको इवैल्यूएट करो और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताओ। The broad micro theme here is एथिक्स। maintaining professional ethics amidst malicious allegations. बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है ना। हेडिंग है बैलेंसिंग ड्यूटी एंड पर्सनल इंटेग्रिटी। बिल्कुल, ये केस इस डिलेमा के बारे में है कि जब आप पर झूठे आरोप लगाए जाएं, तो आप अपनी ड्यूटी टू मेंटेन डिसिप्लिन और अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी को कैसे बैलेंस करते हो। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कई विसल ब्लोअर्स के साथ होता है। जब वो करप्शन एक्सपोज करते हैं, तो करप्ट लोग उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए उन पर पर्सनल अटैक्स करते हैं। सत्येंद्र दुबे का केस इसका एक ट्रैजिक एग्जाम्पल है। राइट। चलो इसको आगे डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन, द डिलेमा। इस केस का सेंट्रल डिलेमा है ड्यूटी टू पब्लिक वेलफेयर, जिसका मतलब है कि डिपार्टमेंट अच्छा काम करे, वर्सेस अपहोल्डिंग पर्सनल इंटेग्रिटी अगेंस्ट फैब्रिकेटेड चार्जेस। हम यहाँ जस्टिस अप्रोच यूज करेंगे टू एंश्योर फेयरनेस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। बॉडी, इवैल्यूएटिंग द ऑप्शंस। पहले स्टेक होल्डर्स देख लेते हैं। राइट, स्टेक होल्डर्स हैं ऑफिसर, द अक्यूजिंग एम्प्लॉय, बाकी के अदर एम्प्लॉयज, द डिपार्टमेंट इटसेल्फ, विमेंस कमीशन, मीडिया, पब्लिक और हायर अप्स। सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन 1, गो सॉफ्ट। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये एथिकली गलत है। इससे फ्यूचर में लोग ऐसी कंप्लेंट्स का गलत इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज होंगे। ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट ही रहेगा, जिससे एंड में पब्लिक का ही नुकसान होगा। आप एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो। सही। अब इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन 2, इग्नोर कमीशन। ये तो सीधा सीधा गलत लग रहा है। हाँ, ये भी गलत है। कमीशन को इग्नोर करना लीगल प्रोसीजर्स की डिसरिस्पेक्ट है। इससे आप एरोगेंट और गिल्टी लगोगे, भले ही आप ना हो। ये वर्च्यू अप्रोच, जिसमें फेयरनेस, प्रूडेंस जैसे वर्च्यूज आते हैं, उसको निग्लेक्ट करता है। ओके। इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन 3, आस्क हायर अप्स। ये अच्छा लग रहा है। ये एक प्रोफेशनल स्टेप है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी शो करता है कि आप कुछ छुपा नहीं रहे। लेकिन इसमें एक रिस्क है। हो सकता है आपके सुपीरियर्स पॉलिटिकल प्रेशर में आकर या कंट्रोवर्सी से बचने के लिए आपको ही गलत ठहरा दे या मामले को दबा दो बोल दे। तो अगर ये तीनों ऑप्शंस परफेक्ट नहीं है तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? द बेस्ट वन। The best option is a two-pronged approach. Cooperate fully with the Commission's inquiry while simultaneously continuing the disciplinary process. दोनों चीजें एक साथ। आप कमीशन को सारे पुराने वार्निंग्स और नोटिस के डॉक्यूमेंट्स दो, साथ ही मीडिया को प्रोएक्टिवली फैक्ट्स बताओ, ताकि वन साइडेड स्टोरी ना चले। मतलब आप प्रोसेस को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो और अपनी ड्यूटी से पीछे भी नहीं हट रहे। एग्जैक्टली। ये जस्टिस, फेयरनेस और प्रोफेशनलिज्म तीनों को अपहोल्ड करता है। इसका कंक्लूजन क्या होगा? द वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन में हमें विशाखा गाइडलाइंस जो सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स हैंडल करने के लिए है, उनका मेंशन करना चाहिए, और सत्येंद्र दुबे केस यानी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन का भी। द सोल्यूशन इज टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स जो ऐसी कंप्लेंट्स को फेयरली और ट्रांसपेरेंटली हैंडल कर सके। सही है। चलो इस पर भी कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हो जाए। पहला, इंट्रोडक्शन में विसल ब्लोअर्स का रेफरेंस देना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्विक आंसर, ये इस हाइपोथेटिकल केस को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कनेक्ट करता है। इट शोज द एग्जामिनर दैट यू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सच इश्यूज। आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप लगती है। दूसरा सवाल, चारों ऑप्शंस में से ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बेस्ट क्यों है? व्हाट मेक्स इट सो बैलेंस्ड? क्विक आंसर, क्योंकि ये दोनों ड्यूटीज को एक साथ पूरा करता है। लीगल प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना बाय कोऑपरेटिंग विद द कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन मेंटेन करना बाय कंटिन्यूइंग एक्शन। इट्स अ विन विन।
आप किसी भी फ्रंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। गुड वन। तीसरा, विशाखा गाइडलाइंस का मेंशन कंक्लूजन में आंसर को कैसे स्ट्रेंथन करता है? क्विक आंसर, ये दिखाता है कि आपको सिर्फ एथिकल थ्योरी नहीं बल्कि इंडिया का स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क भी पता है। इट एड्स अ लॉट ऑफ वेट एंड क्रेडिबिलिटी टू योर आंसर। आपका आंसर ग्राउंडेड लगता है। ग्रेट पॉइंट। चौथा सवाल, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ ऑप्शन 3, यानी जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ हायर अप्स? Quick answer. The risk is that your superiors might choose the easy way out to avoid controversy, sacrificing justice. Sometimes a leader has to take a stand even if it's unpopular with their bosses. आपको आगे बढ़कर लीड करना पड़ता है। और आखिरी सवाल, हाउ डज दिस केस टेस्ट एन ऑफिसर्स मॉरल करेज? Quick answer. Moral courage is doing the right thing even when you're scared or under attack. यहाँ झूठे आरोप के बावजूद डिसिप्लिनरी एक्शन कंटिन्यू करना is a perfect example of moral courage. बहुत हिम्मत लगती है इसमें। Perfect. Now let's practice this line. Pause and say, a leader must balance due process with the duty to maintain discipline. Practice. सही, ये बैलेंस ही की है। इसका मिनी रिकैप ये है। In short, this case teaches that facing false allegations requires a response that is both legally correct and administratively firm, without compromising on either. अब तक हमने फैमिली प्रेशर और झूठे एलिगेशंस देखे हैं। Now what happens when the pressure is for a job और साथ में लालच भी हो? Let's move to a third case. ये भी बहुत कॉमन सिनेरियो है। ये 2013 का केस है। सुनो, यू आर हेडिंग अ लीडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप एक इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन हो फॉर अ प्रोफेसर्स सिलेक्शन। इंटरव्यू से कुछ दिन पहले आपको एक सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरी के पर्सनल सेक्रेटरी पीएस का कॉल आता है। अच्छा, वो कहता है कि फंक्शनरी के क्लोज रिलेटिव का सिलेक्शन करवा दो। पीएस आपको याद दिलाता है कि आपके इंस्टीट्यूट की मॉडर्नाइजेशन फंड्स की फाइल उस फंक्शनरी के पास अप्रूवल के लिए पड़ी है और वो अश्योरेंस देता है कि काम हो जाएगा। सो एक तरफ प्रेशर, दूसरी तरफ ब्राइब इन काइंड। एग्जैक्टली। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे और क्यों? The broad micro theme is ethics, conflict of interest, and resisting undue influence. दिस इज अ टफ वन। एक तरफ इंस्टीट्यूट का भला, दूसरी तरफ एथिक्स। हेडिंग इंस्टीट्यूशनल गेन वर्सेस प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। हाँ, ये केस इस डिलेमा पर है कि क्या आपको इंस्टीट्यूट के फायदे के लिए अपनी प्रोफेशनल एथिक्स और फेयरनेस को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? क्या एंड जस्टिफाइज द मीन्स? इसका कोई रियल लाइफ पैरेलल? बिल्कुल, ये सिचुएशन यूनिवर्सिटीज और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में अपॉइंटमेंट्स के टाइम आती रहती है। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम एक बड़ा एग्जांपल है जहां पब्लिक ऑफिस को पर्सनल गेन के लिए मिसयूज किया गया, व्हिच इज कंसेप्चुअली सिमिलर टू द प्रेशर हियर। राइट। चलो इसका इंट्रोडक्शन सेट करते हैं। द कोर कॉन्फ्लिक्ट। The dilemma is choosing between the integrity of the selection process and succumbing to pressure for institutional gain, यानी आने वाले फंड्स। The deontological approach जिसका मतलब है ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, यहाँ बेस्ट फ्रेमवर्क है। आपका फर्ज फेयर सिलेक्शन करना है, नतीजा चाहे कुछ भी हो। ओके, बॉडी पे आते हैं। ऑप्शंस एंड इवैल्यूएशन। स्टेक होल्डर्स कौन है यहाँ? यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं इंस्टीट्यूट हेड, यू, बाकी इंटरव्यू पैनल मेंबर्स, सारे कैंडिडेट्स, द गवर्नमेंट फंक्शनरी, उनका पीएस, इंस्टीट्यूट का स्टाफ एंड स्टूडेंट्स जिनको वो प्रोफेसर पढ़ाएगा। राइट। अब आते हैं पार्ट ए पर, द 6 ऑप्शंस। हाँ, इसमें काफी ऑप्शंस दिए हैं। 1. कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट, सीधा हाँ बोल दो। 2. रिफ्यूज डायरेक्टली, साफ मना कर दो। 3. रिफ्यूज इनडायरेक्टली, साइटिंग रूल्स, मतलब रूल्स का हवाला देकर मना करो। 4. रिपोर्ट द इंसिडेंट टू एन एंटी करप्शन बॉडी। 5. डिफर द इंटरव्यू, इंटरव्यू को टाल दो। 6. रिक्यूज योरसेल्फ फ्रॉम द पैनल, पैनल से खुद को हटा लो। चलिए पार्ट बी, इवैल्यूएशन एंड चोजन पाथ। एक एक करके देखते हैं। कॉम्प्लाइंग ऑप्शन 1 के साथ क्या इशू है? ये एथिकली सबसे गलत है। ये इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करेगा। आप एक गलत प्रेसिडेंट सेट करोगे और एक नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे जिससे आगे चलकर एजुकेशन की क्वालिटी गिरेगी। ठीक है। डायरेक्ट रिफ्यूजल ऑप्शन 2। ये मॉरली सही है, बट इंस्टीट्यूट के फंड्स को खतरे में डाल सकता है। थोड़ा कॉन्फ्रंटेशनल है, हो सकता है इससे फंक्शनरी आपसे पर्सनल दुश्मनी निकाले। इनडायरेक्ट रिफ्यूजल ऑप्शन 3, ये अच्छा लग रहा है। ये एक टैक्टफुल अप्रोच है। आप रूल्स का हवाला देकर मना कर सकते हैं विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। आप कहते हैं सर मैं अकेले डिसाइड नहीं करता, पैनल है, रूल्स हैं। ये डिप्लोमेटिक है। और रिपोर्टिंग ऑप्शन 4। ये बहुत हिम्मत वाला स्टेप है। ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छा है, बट इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। इसके लिए आपको सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है। डिफरिंग ऑप्शन 5, यानी इंटरव्यू टालना। ये सिचुएशन को डिले करना है, सॉल्व करना नहीं। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी। और आखिरी रिक्यूजिंग ऑप्शन 6। ये हाई इंटेग्रिटी शो करता है और आपको डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचाता है। आप कहते हैं कि आप इस प्रेशर के बाद अनबायस्ड नहीं रह सकते। तो इन सब में से द चोजन ऑप्शन क्या होना चाहिए? The best approach is a combination. Recuse yourself from the panel, indirectly refuse the PS's request, and report the incident to the appropriate vigilance authorities. ये combination ethics, diplomacy और accountability तीनों को कवर करता है। मतलब आपने प्रोसेस को भी बचाया, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से भी बचे और सिस्टम को ठीक करने के लिए एक स्टेप मिल गया। Exactly. कंक्लूजन, अपहोल्डिंग द सिस्टम। इसको कैसे रैप अप करें? Conclusion में 2G scam का एग्जाम्पल यूज करो to show the consequences of such compromises और CVC और Whistleblower Protection Act जैसे mechanisms का जिक्र करो। The goal is to create a culture of integrity. फैंटास्टिक। अब इस पर कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। पहला सवाल, इस केस में रिक्यूज करना और रिफ्यूज करना दोनों जरूरी क्यों है? Quick answer.
रेक्यूज करने से आप सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर बनाते हो उस मोमेंट के लिए। रिफ्यूज करने से आप उस करप्ट रिक्वेस्ट को डायरेक्टली एड्रेस करते हो और रिपोर्ट करके आप फ्यूचर के लिए सिस्टम ठीक करते हो। तीनों मिलकर एक कंप्लीट एथिकल रिस्पॉन्स बनाते हैं। राइट। दूसरा सवाल, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच इस केस में कैसे अप्लाई होता है? थोड़ा सिंपल शब्दों में। क्विक आंसर, डियोंटोलॉजी का मतलब है ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। आपका फर्ज है फेयर सिलेक्शन करना, चाहे इसका नतीजा फंड्स ना मिलना कुछ भी हो। योर ड्यूटी इज नॉन नेगोशिएबल, रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ गया। तीसरा, why is indirect refusal better than direct refusal in this specific scenario? क्विक आंसर, क्योंकि ये सेम एथिकल आउटकम अचीव करता है, यानी रिक्वेस्ट को मना करना बट मोर डिप्लोमेटिकली। इससे इंस्टीट्यूट को अननेसेसरी पॉलिटिकल डैमेज से बचाया जा सकता है। स्मार्ट प्ले है। Okay. चौथा सवाल, reporting the matter to vigilance is a risky step. Why is it still recommended? क्विक आंसर, बिकॉज इट एड्रेसेस द सिस्टेमिक प्रॉब्लम। सिर्फ इस एक केस को हैंडल करना काफी नहीं है। रिपोर्टिंग से फ्यूचर में ऐसी गलती करने से लोग डरेंगे। आप एक मैसेज दे रहे हो। और आखिरी सवाल इस केस के लिए, how does selecting a non-deserving candidate harm the institute in the long run? Quick answer, it harms the quality of education and research. It demotivates deserving candidates and other hardworking faculty. इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन गिर जाती है, which is a far greater loss than any funding. पैसा तो फिर आ जाएगा, रेपुटेशन नहीं। Excellent point. Now everyone, pause and practice this powerful idea. The integrity of an institution is built on the merit of its people. Rehearse. हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मिनी रिकैप ये है, so this case study teaches us that institutional pressures should never justify compromising the core principles of fairness, meritocracy and transparency. वाओ, हर केस के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब आखिरी केस स्टडी। यहाँ प्रेशर किसी एक आदमी से नहीं, पूरी भीड़ से है और सिचुएशन है लाइफ एंड डेथ की। सही, ये सबसे ज्यादा इंटेंस है। ये 2019 का केस है। सुनो, यू आर हेडिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस इन अ सिवियर नेचुरल कैलामिटी एरिया। हजारों लोग बेघर हैं, उनके पास खाना पानी नहीं है। हेवी रेनफॉल की वजह से रेस्क्यू वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा। लोकल लोग बहुत गुस्से में हैं। जब आपकी टीम वहां पहुंचती है तो लोग उन्हें घेर लेते हैं, असॉल्ट करते हैं। आपका एक टीम मेंबर बुरी तरह घायल हो जाता है। आपके कुछ टीम मेंबर्स आपसे ऑपरेशन बंद करने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है। बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है। ऐसे में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा और एक पब्लिक सर्वेंट की कौन सी क्वालिटीज यहाँ जरूरी हैं? The broad micro theme is ethics, leadership, and duty in a crisis. ये तो आग का दरिया है। हेडिंग, ड्यूटी ऑफ केयर वर्सेस ड्यूटी टू सर्व। बिल्कुल। The core dilemma here is the conflict between your duty to protect your own team, यानी duty of care, and your duty to rescue the affected population, यानी duty to serve. इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? तो चलो इसको अनपैक करते हैं। Introduction, the ethical conflict. यहाँ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, सेविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, Yes. और डियोंटोलॉजी, द एब्सोल्यूट ड्यूटी टू रेस्क्यू के बीच। एक लीडर को इन दोनों के बीच एक बैलेंस फाइंड करना होता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सही है। अब आते हैं बॉडी पर। The response strategy. Stakeholders कौन है यहाँ? स्टेक होल्डर्स हैं द अफेक्टेड पॉपुलेशन, आपके रेस्क्यू टीम मेंबर्स, वो इंजर्ड टीम मेंबर, द गवर्नमेंट एंड यू एज द हेड। तो रिस्पॉन्स आखिर होना क्या चाहिए? स्टेप्स में द रिस्पॉन्स शुड बी इन लॉजिकल स्टेप्स। सबसे पहले इमीडिएट एक्शंस। इसमें सबसे पहला काम है टैक्टिकल रिट्रीट टू अ सिक्योर लोकेशन। अपने इंजर्ड टीम मेंबर को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन इससे लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम भाग गए। हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। ये प्रोफेशनलिज्म और टीम के लिए केयर शो करता है। अगर टीम ही सेफ नहीं है तो रेस्क्यू कौन करेगा? ठीक है, टीम रिट्रीट कर गई। अब स्टेप 2, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन। गुस्साए हुए लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। एक स्किल्ड कम्युनिकेटर को भेजो जो उन्हें सिचुएशन समझाए, उन्हें अश्योर करे कि हम वापस आएंगे और उनसे कोऑपरेशन मांगे। उनके गुस्से को आराम देना जरूरी है। बिल्कुल। स्टेप 3, ऑल्टरनेटिव रेस्क्यू स्ट्रैटेजीज। नए रास्ते या मेथड सोचो, जैसे एयर ड्रॉपिंग सप्लाईज, हायर अथॉरिटी से एडिशनल रिसोर्सेज और सिक्योरिटी मांगो। ये आपका करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाता है कि आपने हार नहीं मानी। और लॉन्ग टर्म मेजर्स। क्राइसिस के बाद कम्युनिटी लीडर्स और गवर्नमेंट के बीच डायलॉग फैसिलिटेट करो ताकि फ्यूचर डिजास्टर रिस्पॉन्स बेटर हो सके। ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। अब आते हैं कंक्लूजन पर, द क्वालिटीज एंड वे फॉरवर्ड। हाँ, इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट में लीडरशिप, करेज ऑफ कन्विक्शन, प्रोफेशनलिज्म, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए। काफी लंबा लिस्ट है। जरूरी भी है। हम यहाँ 2017 गुजरात फ्लड्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कैजुअलिटीज कम हुई। आगे का रास्ता पब्लिक और एजेंसीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड करना ही है। चलो, आखिरी सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस फॉर टुडे। पहला, टैक्टिकल रिट्रीट लेना। ड्यूटी से भागना नहीं है क्या? क्विक आंसर, बिल्कुल नहीं। एक लीडर की पहली ड्यूटी अपनी टीम की सेफ्टी है। अगर टीम ही सेफ नहीं है तो रेस्क्यू कौन करेगा? इट्स अ स्ट्रेटेजिक पॉज टू रीग्रुप, नॉट अबैंडनमेंट। आप जंग जीतने के लिए एक कदम पीछे ले रहे हो। राइट। दूसरा सवाल, इस आंसर में कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि लोगों का गुस्सा इन्फॉर्मेशन की कमी और हेल्पलेसनेस से आ रहा है। क्लियर, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन गुस्से को आराम दे सकती है और लोगों को रेस्क्यू एफर्ट में पार्टनर बना सकती है। वो दुश्मन नहीं, विक्टिम है। सही बात है। तीसरा,
आंसर को इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म एक्शंस में डिवाइड करना क्यों स्मार्ट है? क्विक आंसर। ये दिखाता है कि आप प्रेशर में स्ट्रेटेजिक सोच रखते हो। आप सिर्फ आग नहीं बुझा रहे, आप फ्यूचर में आग लगे ही ना इसका भी प्लान बना रहे हो। इट शोज फोरसाइट। एक्सीलेंट। चौथा सवाल, विच क्वालिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इज मोस्ट क्रिटिकल इन दिस सिचुएशन एंड व्हाई? क्विक आंसर, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि आपको अपनी टीम का मोराल भी हाई रखना है और गुस्साई हुई पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन को भी समझना है। बिना इसके सिचुएशन और खराब हो सकती है। आपको दोनों तरफ के इमोशंस मैनेज करने हैं। परफेक्ट। और आखिरी सवाल, हाउ डज दिस केस हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर? क्विक आंसर, अ मैनेजर सिर्फ रिसोर्सेज मैनेज करता है, एक लीडर लोगों को इंस्पायर करता है। यहाँ टीम डर गई है, उन्हें मैनेज नहीं लीड करना पड़ेगा। उन्हें मिशन का पर्पस याद दिलाना होगा while ensuring their safety. Brilliantly put. Okay, last practice for today. Pause and say this with me. In a crisis, a true leader protects their team to protect the mission. Practice saying? इसका मिनी recap. To sum up, this challenging case shows that effective leadership in a crisis involves strategic thinking, empathy, and the courage to take tough decisions that balance the safety of the rescuers with the needs of the rescued. तो दोस्तों, what a journey. आज हमने 4 अलग-अलग ethical mazes को navigate किया. Let's do a quick recap. Case 1, the secretary. हमने सीखा कि पब्लिक ड्यूटी हमेशा पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर होती है। इंटेग्रिटी इज नॉन नेगोशिएबल। केस 2, द ऑनेस्ट ऑफिसर। हमने देखा कि झूठे आरोपों का सामना सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी और लीगल प्रोसेस में विश्वास रखकर करना चाहिए। सही है। केस 3, द इंस्टीट्यूट हेड। हमने समझा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की असली कीमत उसके फंड्स नहीं, उसकी फेयरनेस और मेरिटोक्रेसी होती है। बिल्कुल। केस 4, द रेस्क्यू हेड। और आखिर में हमने जाना कि सच्ची लीडरशिप क्राइसिस में टीम की सेफ्टी और मिशन के बीच बैलेंस बनाने में है। और अब एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचो, एथिक्स सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, इट्स अबाउट कैरेक्टर। द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वाचिंग। तो सोचिए, इन सब सिचुएशंस में आपका सबसे बड़ा डर क्या होता? अपनी ड्यूटी में फेल होना या अपनी नजरों में गिर जाना? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम पढ़ने के लिए एक्साइटेड है। और अगर आपको इस डिस्कशन से वैल्यू मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। तब तक कीप थिंकिंग, कीप लर्निंग।